हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, हमने इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था आपका, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने राइजिंग इंपॉर्टेंस की बात की थी, टर्शियरी सेक्टर की, ऑफ टर्शियरी सेक्टर की। आज हम लोग बात करते हैं वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। एक बात सोच के देखो, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ पर होते हैं? कई लोगों के दिमाग में होगा प्राइमरी सेक्टर, कुछ कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर, कुछ कहेंगे टर्शियरी सेक्टर। लेकिन एक बात भी आपने सुनी होगी, एक समय था जिस समय हम कहते थे भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, एंड अराउंड 70% पीपल्स दे का जो ऑक्यूपेशन है वो हमारा एग्रीकल्चर है। तो भैया आज ये बात क्यों नहीं साबित हो रही है तो अभी भी एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन इसकी परसेंटेज दिन बर दिन गिरती क्यों जा रही है? आज की तारीख में हमारे पास जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद घट करके अराउंड 63% हो गई है। अराउंड 63% हो गई है। ये पता है आपको? अगर हम बात करते हैं 71 का अगर डाटा लेते हैं, 1970 से 71 का डाटा लेते हैं, उस समय प्राइमरी सेक्टर का पोर्शन ज़्यादा था जीडीपी में, ठीक है ना, और टर्शियरी सेक्टर का पोर्शन कम था। लेकिन अगर हम इसी बात को 2010 और 11 में लेकर चलें तो 10 और 11 में टर्शियरी का बढ़ गया और प्राइमरी का कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में 71 में प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा था, लेकिन अगर हम 9-10 की बात करें, 2009-10 की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर घटा, उसमें एम्प्लॉयमेंट घटा। उसमें उसके बाद उसमें क्या क्या बढ़ा? सेकेंडरी बढ़ गया और टर्शियरी बढ़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है that the employment pattern in India can be understood with the help of the following points. Now I have taken the 2 points. Just look at this. The primary sector continues to be the largest employers even today. आज भी हमारे पास एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एरिया माना जाता है ऑक्यूपेशन के रूप में, ठीक है ना। Approximately half of the workers in the country are working in primary sector, mainly agriculture. आपको पता है, देख भी रहे हैं आप लोग, सुन भी रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज बिकॉज इनफ जॉब वर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। आज के दौर पे इतनी ज़्यादा जॉब्स हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हम सेकेंडरी और टर्शियरी को बढ़ावा दे सकें। ऑलरेडी बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं मिल रहा है जितना हमको ज़रूरत है। दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो नंबर 1 पॉइंट है, प्रोडक्शन इन सेकेंडरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड मोर देन 9 times ओवर द ईयर्स, बट एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर रोज बाई 3 times ओनली। सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन तो बड़ा है मोर देन 9 times कई सालों से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 3%, इसका 3 टाइम ही बढ़ा है। नंबर बी, production in tertiary sector has increased more than 14 times, but employment has risen by 5 times only. देखो, 14 टाइम तो टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 5 times राइज हुआ है। सो अप्रोक्सीमेटली हाफ द पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर contributes only 25% टू द जीडीपी। यानी कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें प्राइमरी सेक्टर 25% कंट्रीब्यूट करता है, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज 75। जो बाकी बचे हुए हैं वो 75% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा इससे अलग अगर हम चले जाएं, दैट द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज दैट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैव नॉट क्रिएटेड इनफ जॉब्स।
to enable a substantial number of people to migrate from agriculture to these sectors. यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, माइग्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन. इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ. A person those who migrate from one place to the another place either in search of food or for jobs. ठीक है ना. Even though industrial output went up more than 9 times during this 40 years period. ठीक ना, 9 टाइम्स राइज किया है 40 ईयर्स के पीरियड में. द एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंट अप ओनली बाई 3 टाइम्स. ये अभी मैंने आपको बताया, नंबर ए पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसमें लिखा हुआ है. ठीक है ना. ऐसा ही बी का है कि बी में 14 टाइम तो राइज किया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया है, 5 टाइम्स. सो दस इवन टुडे मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स in the country are working in primary sector. ठीक है ना. चले अब हम लोग अगली बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की. हम लोग अगली बात किसकी करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब आपको पता चल ही जाता होगा. अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं. ये एक तरीके का छिपा हुआ एम्प्लॉयमेंट होता है, एक तरीके का छिपा हुआ एम्प्लॉयमेंट होता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ हिडन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड. भैया दिखावा है, इसको मैं अगर अपनी भाषा में कह दूँ, आम भाषा में छलावा है ना. दिखता कुछ है, होता कुछ है. नहीं समझ में आया. आप समझ लो ऐसे कि भैया मेरे पास एक खेत है, ठीक है ना, और मेरे खेत में 2 आदमियों की ज़रूरत है, लेकिन मैंने लगा दिए 3 आदमी. वो 3 आदमी काम करे या ना करे, प्रोडक्शन तो उतना ही होना है. एक मान लीजिए 1 बीघा का खेत है, मान के चलिए 1 बीघा खेत है, उसमें मैंने 5 आदमी लगा रखे हैं, ज़रूरत मुझे 2 की है. तो भैया अगर मैं 5 आदमी लगा दूंगा तो वो अगर नहीं भी होते तो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा या ज़्यादा हो जाएगा. हाँ, तो जो बाकी के जो 3 है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. क्या कहलाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. बात समझ में आ गई. यहाँ पर देखिए, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड और टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल. काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी पोटेंशियल के हिसाब से बहुत कम कर रहे हैं. जितनी क्षमता से करना चाहिए उतनी क्षमता से वो लोग नहीं कर रहे हैं, है ना. नेक्स्ट देखिए, this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. किसी के पास जॉब नहीं है लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, वो अनएम्प्लॉयड है. तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डिफाइन द टर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पर्सन, मैंने यहाँ पर लिखा है लॉट ऑफ पर्सन. मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 आदमी का, 2 की जरूरत है, 5 लगाए हैं. तो यहाँ पर आप कह सकते हो 3 अगर आदमी को हम हटा देते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड दैम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र. अगर हम उन 3 आदमी को, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उसका एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ. अगर उन 3 आदमी को हम वहाँ से हटा करके कहीं और लगा दें तो हमारा प्रोडक्शन सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि काम तो 2 ही किया था ना, काम तो 2 ही लोगों का था मेरा, लेकिन लगा कितने रखे थे, 5. लगा कितने रखे थे हमने, 5. तो वो सफ़र नहीं करेगा अगर हमने उन 3 को कहीं और लगा दिया. सो अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन टर्शरी सेक्टर.
ये चीज़ें हम लोग टर्शियरी सेक्टर में भी देखते हैं। दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। आप देखते हो काम पूरे दिन करते हैं, प्रोडक्शन उतना ही होना है, ज़्यादा नहीं होता। प्रोडक्शन उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिखाई हमको ये दे रहा है कि पूरे दिन लग रहा आदमी, लेकिन अर्न बहुत कम कर रहे हैं। मैंने आगे क्या लिखा है, दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये जो मैंने लाइन लिखी है, जरा फिर से पढ़ लीजिए। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा आपको? हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी है, जब देखिए उसको। अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है ना। इट कैन बी टैकल्ड इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिएगा। बैंक्स शुड प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल्स टू इरिगेट लैंड्स। बैंक को लोन प्रोवाइड करे वेल्स कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, और वेल्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो लैंड इरिगेट होगी। नंबर 2, डैम कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटीज, बेटर रूरल रोड्स एंड मोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स। अच्छी रोड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यातायात की, ठीक है ना। शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स। 4th पॉइंट मैंने बनाया बेटा, क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक्स शुड बी प्रोवाइडेड टू फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट। सरकार को ये करना चाहिए कि हमारे बैंक्स लोगों को चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ताकि वो अपने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स या पंप सेट खरीद सकें। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट शुड प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज इन द सेमी रूरल एरियाज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को कि वो सेमी रूरल एरियाज़ में खुले, ताकि वहाँ पर रोजगार बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया बेटा, मोर स्कूल्स शुड बी ओपनड एज दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू टीचर्स, बिल्डर्स, पियोन्स एंड अदर स्टाफ्स। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है स्कूल का, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, स्कूल से बढ़िया बिजनेस कोई है बताओ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक स्कूल जब खुलता है तो उसमें कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जरा सोचो। टीचर्स को मिलता है, क्लर्क, पियोन्स, सबको मिलता है, चपरासी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, सफाई वाला, ये सब चीज़ हो गया। ड्राइवर्स, कंडक्टर, बस, वैन, सब चीज़ हो गया। जब स्कूल बनता है तो इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी वर्क मिलता है। इन सब के साथ साथ टेलर की दुकान खुल जाती है, भाई स्कूल की ड्रेस भी तो आएगी ना। शॉप्स खुल जाती हैं, शू की शॉप खुल जाती है, स्टेशनरी की शॉप खुल जाती है, कैंटीन खुल जाती है। कितने सारे लोग इसमें एंगेज हो गए, कितने सारे लोगों को रोजगार मिल गया एक चीज़ के खुलने से, सोच के देखिए आप। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ सिचुएशन मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा शुड बी एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज। गांव में भी एक हेल्थ सेंटर खुलना चाहिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स को रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। अगला पॉइंट मैंने लिया बेटा,
एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेट इन टूरिज्म। बेटा ये बात याद रखना, आज की तारीख में टूरिज्म में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, अच्छा फ़ायदा है, अच्छा पैसा है टूरिज्म में। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और न्यू सीरीज लाइक टीवी। नेक्स्ट है बेटा लास्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा, अब इसको कर दिया गया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, इसको वीवीआईपी आईएमपी लगा देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है, ठीक है ना। तो मनरेगा है क्या? गवर्नमेंट ने ये मनरेगा जो वर्ड यूज़ किया है, पहले नरेगा था 2005 में। इसमें गवर्नमेंट करती क्या है, 100 दिन का रोज़गार देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है भाई, एक बात बताओ, फसल बो दी, वर्कर्स का काम खत्म हो गया। अब वर्कर्स का काम कब होगा? जब फसल कटेगी। उसके बीच का पीरियड कितना होता है? लगभग 90 डेज या 100 डेज का टाइम होता है, जिस समय वो बेरोजगार होता है। जिस समय वो बेरोजगार होता है उस समय वो क्या करेगा? ऐसे वर्कर्स के लिए जिसको हम कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। मौसम आया तो रोजगार मिल गया, मौसम चला गया तो रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार। इसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है ना। तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा चलाया था। इसमें करते क्या है कि इसमें हर आदमी अपने एरिया में अपना नाम रजिस्टर कराता है और वहाँ पर उनको जॉब दी जाती है। तो जहाँ भी उनका घर होता है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में उनको वर्क मिलता है 100 डेज़ का, ठीक है ना। तो ये मनरेगा जो था 625 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया भारत में, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। दिस प्रोग्राम गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। अब कैसे हम लोग इसको बढ़ावा दें, कैसे हम लोग बढ़ावा दें, या हम कह सकते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, ज़रा ध्यान से देखिए। अलॉन्ग विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। पानी के साथ साथ हमको सस्ता सामान भी तो मिलना चाहिए ना, क्रेडिट मिलना चाहिए ना सस्ता। हाँ। नंबर 2, आइडेंटिफाई, promote and locate industry and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed। ऐसे एरियाज, गांव के सेमी रूरल एरिया जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री खुल सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकें। नंबर 3, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes, onions and sell them when the price is good। हर जगह पर एक कोल्ड स्टोरेज खुलना चाहिए जहाँ पर फार्मर्स अपने सामान को रख सके, ताकि जब प्राइस राइज करे तो उसको बेच सके। नेक्स्ट बनाया बेटा, इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल फील्ड वाइल्ड हनी। गांव में हनी कलेक्शन सेंटर बनाना चाहिए जहां पर किसान उसको बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो, स्वीट्स, पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट, ठीक है ना। ऐसी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए जहाँ पर इन वेजिटेबल्स को सेटअप किया जाए, उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको बेच सके बाहर के मार्केट में। नेक्स्ट है, दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। नेक्स्ट बेटा है प्लानिंग कमीशन, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नाम क्या हो गया है? नीति आयोग, ठीक है ना। estimates that nearly 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर ओनली। बहुत बड़ी बात है बेटा, ध्यान से सुनना। 20 लाख लोगों की जॉब क्रिएट की जा सकती है एजुकेशन सेक्टर में, खाली एजुकेशन सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया बेटा,
Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. Last point है बेटा, study by the planning commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment more than 35 lakhs people. अगर हम लोग बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, तो उसका कहना क्या है कि अगर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देते हैं तो हम हर साल 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. सो दीज आर द सम वेज बाय विच वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. बेटा बात समझ में आ गई आपको? हाँ, तो आगे जो मैंने आपको मनरेगा के बारे में जो लिखा है उसको जरा ध्यान से देखिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग टू राइट टू वर्क in about 625 districts of India. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteed Act, जो कि 2005 है. Under मनरेगा 2005, all those who are able to and are need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ. If the government fails it in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, जो उस समय मैं बताना भूल गया. अगर गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार नहीं देती है 365 दिन में से, तो गवर्नमेंट उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता देती है. क्या देती है? बेरोजगारी भत्ता देती है. बात क्लियर हो गया बेटा? तो बेटा आज इतना ही. अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे. थैंक यू.